हेलो एमर्स, आज देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आगे के कहानी को। तो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। ठीक है, तो आज ये सेकेंड वीडियो है इसका। इसमें इससे पहले हम लोगों ने बात किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया था और ये देखा था कि अगर एक इक्वेशन आ रहा है, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ रहा है, तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने sin x इज इक्वल टू ले लिया √3/2 ले लिया, तो sin x इज इक्वल टू √3/2 ये एक इक्वेशन नज़र आ रहा है, बिकॉज इस इक्वेशन के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया है। तो अगर हमने इस इक्वेशन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने किसी दूसरे नंबर के साथ या दूसरे क्वांटिटी के साथ या दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ इक्वल का रिलेशन शो किया है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक। अब कोई भी इक्वेशन है तो उसका क्या होता है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, तो वो वैल्यू जो उस इक्वेशन के अननोन कैरेक्टर में रखने पर क्या मिल जाए, क्या करे, वो उस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी LHS बराबर हो जाए RHS के, तो वही क्या होता है, सोल्यूशन। ये भी हमने देखा है। तो अब चलिए समझते हैं कि sin x की वैल्यू कब √3/2 होती है। तो हमें पता है sin x की वैल्यू होती है कब, जब ये sin में कितने की वैल्यू है, 60 की, यानी sin अगर 60 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये √3/2। इसका मतलब ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ x है और यहाँ पे क्या है 60। इसका मतलब x के यहाँ पे क्या था 60 रहा होगा, तभी जाके क्या आया है ये √3/2। हम कभी भी इस साइन को इस साइन से काटेंगे नहीं, ओके, जो आपने मिस्टेक किया था। साइन से साइन, ठीक है ना, काटना नहीं है, कंपैरिजन करके हटा देना है, ओके, याद रखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, साइन 60 लिखा है, यानी x इज इक्वल टू 60 डिग्री लिखा है। इसको 60 डिग्री को हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये हो जाएगा मेरा π/3 हो जाएगा, π/3, यानी दैट मीन्स x इज इक्वल टू आ गया मेरे पास π/3। अब चलिएगा थोड़ा सा हम समझते हैं इसको क्वाड्रेंट के अंदर। क्वाड्रेंट आपको सबको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक, और थर्ड में tan और cot, और फोर्थ में आता है तो cos और sec। फर्स्ट में हम लोग कहाँ से 0 से 90 तक चलते हैं, सेकेंड में हम लोग 90 से 180 तक चलते हैं, थर्ड में आते हैं तो 180 से 270 तक चलते हैं, और 270 से फोर्थ में आते हैं तो 360 तक पहुँच जाते हैं। यानी एक चक्कर मेरा क्या हो जाता है, कंप्लीट। ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट में क्या मान रहा हूँ, ये, ओके। अब इस रेफरेंस पॉइंट से अगर क्या हो रहा है, कितने का एंगल क्रिएट हो रहा है, π/3 का। तो π/3 का अगर हम x एक्सिस के साथ π/3 का एंगल क्रिएट कर रहे हैं तो मेरी वैल्यूज जो आएगी वो √3/2 आएगी साइन में। अगर दो लाइन है, वो दोनों लाइन आपस में, यानी x एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट के साथ दूसरी वाली जो रे है या दूसरी वाली लाइन है वो π/3 का एंगल क्रिएट कर रही है, तो साइन में अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी मेरे पास, √3/2। बिल्कुल ठीक सर, √3/2 आएगी। अब कब और √3 आएगा, √3/2 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में जब हम रेफरेंस पॉइंट के साथ π/3 का एंगल बनाएंगे तब। उसी तरीके से जब हम सेकेंड में जाएंगे तो सेकेंड में भी तो ये साइन का कोई ना कोई लोचा होता है, यानी साइन कहीं ना कहीं फिर से पॉजिटिविटी बनाएगा, यानी √3/2 उसका भी वैल्यू आएगा, क्योंकि सेकेंड में भी तो कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। सर पॉजिटिव की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वाली, या तो ये फर्स्ट में पाई जा सकती है या तो सेकेंड में। अगर वही चीज़ कॉस में मैं कर देता, यानी cos x इज इक्वल टू √3/2, तब कब पॉजिटिव आता, सर फर्स्ट में आता और फोर्थ में आता है, वैसे में। तो दो जगहों पे पाए जाने की चांसेस थे, फर्स्ट एंड फोर्थ में, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखेंगे। लेकिन साइन है तो फर्स्ट और सेकेंड में इसके पॉजिटिविटी के चांसेस है। अब यहाँ पे π/3 पाया जा रहा है तो हो जा रहा है, और कब होगा, तो जस्ट सर फिर से वही सेम सिचुएशन, जब फिर से ये x एक्सिस के साथ कितने का एंगल क्रिएट करेगा, π/3 का एंगल क्रिएट करेगा, यहाँ भी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो भी कितना हो जाएगा ये, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी ये √3/2 ही मिलेगा, क्योंकि माइनस तो होता नहीं है बस में। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो इसने कितना क्रिएट कर लिया, ये रेफरेंस पॉइंट से देखा जाए तो रेफरेंस पॉइंट से मैं चला गया यहाँ पे, यानी ये कितना हो गया, पाई हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक घुमा तुमने, आधा चक्कर लगाया तो पाई हो गया, और अब पाई से कितना कम किया तुमने, मतलब पाई से थोड़ा सा कम है ना, यहाँ तक आते तो पाई होता, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही रह गया, इसका मतलब इतना कम है। इसका मतलब पहला तो पॉजिटिविटी तुमको मिल रहा है π/3 पे,
और दूसरा मिल रहा है तुमको पाई माइनस पाई बाई 3 पे। ठीक है, बिल्कुल सर, ये पहला क्लियर कर लेते हैं। तो 3 पाई मतलब 3 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई में से एक पाई चला जाएगा यानी 2 पाई बाई 3। एक तो हो गया पाई बाई 3 और एक तो हो गया 3 पाई बाई 3। ओके, या पाई बाई 3, तो दो जगहों पे मिल गया। अच्छा, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि ये एक चक्कर मतलब यहाँ से आके मतलब ध्यान से समझेंगे, यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से पाई बाई 3 पे मिल रहा है और एक जगह यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम चाहें तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके आ जाए, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे चला आया और फिर फिर पाई बाई 3 बनाओ तो भी मेरा क्या आने वाला है, फिर से वही काम होगा, यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे सिम यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ मतलब ऐसे कर सकता हूँ। उसी तरीके से एक चक्कर हो गया, फिर एक चक्कर और मार के आ जाऊँगा, तो एक चक्कर लगाने का मतलब 2 पाई होता है, एक चक्कर मतलब 2 पाई। कितना एंगल क्रिएट हो गया, 2 पाई, 360 डिग्री। तो एक बार और चक्कर लगा दिया तो 2 पाई और जुड़ जाएगा, 2 2 4 पाई, इन 4 पाई प्लस पाई बाई 3। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, 6 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी जितनी बार चक्कर लगाऊंगा उतनी बार ऐड होते जाएगा। आएगा समझ में, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो यार हर कंडीशन में हमको क्या वैल्यू मिलेंगी, हर कंडीशन में सर हमको मिलने वाली है जो वैल्यूज़, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यूज़ हमको नज़र आ रही हैं वो हमको क्या दे रही हैं, √3/2 ही तो दे रही हैं। यानी अगर मैं x की वैल्यू पाई बाई 3 पुट कर दूं तो भी मेरा क्या यहाँ पे आने वाला है, √3/2 आने वाला है। अगर मैं 2 पाई बाई 3 पुट कर दूं तो भी मेरा क्या आने वाला है, √3/2। अगर मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 3 डाल दूँ तो भी पाई बाई 3 √3 पाई बाई 2 आएगा, ये डाल दूँ तो भी यही आएगा, ये डाल दूँ तो भी यही आएगा। इसका मतलब इस इक्वेशन का अब सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन का मतलब यह है कि वो वैल्यूज जो यहाँ पे अननोन कैरेक्टर में पुट करें तो क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ पे देखा जाए तो सेटिस्फाई करने वाले बहुत लोग हैं, इसका मतलब इसके क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन हैं। आयो समझ में। तो ये जितने सारे क्या कि इतने पे ही डन हो जाएगा, नहीं अभी तो बहुत सारे हैं, मैक्सिमम है यहाँ पे। ऐसे तो हम करते रह जाएंगे, बहुत सारे हमको नजर आएंगे। इसका अर्थ यहाँ से ये निकल के आया कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सोल्यूशन हो सकते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जितने सोल्यूशन हैं, all solution of trigonometric equation are known as general solution of trigonometric equation। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी ये जितने सोल्यूशन हैं इन सबको हम क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा, यानी यह जनरल सोल्यूशन है, सामान्य हल है। आएगा समझ में। इस पूरे गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का, इस त्रिकोणमितीय समीकरण का ये जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन मतलब सामान्य हल है। आएगा समझ में। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये जितने सोल्यूशन है सब जनरल सोल्यूशन कहलाएंगे। ओके। और अगर हम इसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दें, दैट मीन्स ये कि मैंने इसको क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि बहुत सारे सोल्यूशन है, इसमें से वही सोल्यूशन जो क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेके 2 पाई ओपन ब्रैकेट के बीच में लाई कर रहे हैं। 0 क्लोज्ड ब्रैकेट से लेके 2 पाई ओपन ब्रैकेट के बीच में लाई कर रहे हैं, या इस इंटरवल के हिसाब से सोल्यूशन दिया गया है। यानी जो सोल्यूशन है ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। बहुत सारे सोल्यूशन में से वो सोल्यूशन जो इस गिवन इंटरवल के साथ लाई कर रहा है या इस गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग प्रिंसिपल सोल्यूशन बोलेंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको समझना है आपको। प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस कि 0 से लेके यानी क्लोज्ड ब्रैकेट 0 से लेके ओपन ब्रैकेट 2 पाई तक, यानी 2 पाई ओपन ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो इंटरवल है ये, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज का मतलब आपको भी पता है कि इसका मतलब वो चीज़ इंक्लूडेड है,
और ओपन का मतलब होता है कि ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, पहले फिलहाल में आप समझिएगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब कि जो इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा या इस इंटरवल में लाई करेगा जो भी वैल्यूज, वो प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा। और जो भी वैल्यूज यानी टोटल वैल्यूज को अगर हम देखेंगे तो जनरल सोल्यूशन होगा। सिंपल सिंपल, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? दो, एक तो जनरल सोल्यूशन और एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन। ऑलवेज हमको क्या करना होता है? इन्हीं पे काम करना होता है, यानी हमें हमेशा इन्हीं को वर्क कराना होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको पहले नोट डाउन करते हैं, अच्छे से समझते हैं और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। तो समझते हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है तो मुझे पता चल गया है कि दो वैल्यूज होने वाली हैं, दो सोल्यूशन निकलने वाले हैं इसके, एक जनरल सोल्यूशन और एक है प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? ऑल द सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। जितने भी सोल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सब क्या होंगे? जनरल सोल्यूशन कहलाएंगे। जबकि प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या होगा? जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहे होंगे, यानी 0 से लेके 2 पाई, ठीक है ना। अब इसमें ये क्या लिखा गया है? ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये आपका क्या है? ओपन। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है। तो क्लोज्ड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्लोज मतलब जो इंक्लूडेड है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड होगा, 2 पाई इंक्लूडेड नहीं होगा। मतलब यह है कि जो 0 से स्टार्ट होता है और 2 पाई के बीच में हो। जब भी मैं बोलता हूँ आपको लिखना है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक गिनती लिखिए, ठीक है ना। 1 से 10 तक गिनती लिखिए या 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखिए। तो मैंने बोला जब, तो इसका मतलब मैंने 1 को भी लिया है और 10 को भी लिया है। तो मैं जब इसी को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा 1, 10 और यहाँ भी क्या लगाऊंगा? क्लोज ब्रैकेट। तो क्लोज इंटरवल इसको बोलेंगे। इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है, उसके बीच में भी डालो, है समझ में। तो अगर मैं इसको पूरे को सही से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ भी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब 1 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। पहला, अगर मैंने यही से बोल दिया कि 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच की संख्याओं को लिखिए। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। लेकिन दोनों जगह पे मैंने क्या डाल दिया? क्लोज ब्रैकेट। क्या डाल दिया? क्लोज ब्रैकेट, सॉरी ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच वाले इंक्लूडेड है, यानी केवल बीच वाले नंबर की बात की जा रही है। तो इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक और यहाँ भी क्या लगा दूंगा? क्लोज। यानी ये क्या है? इंक्लूडेड है और ये इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ रही बात? तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है। वैसे ही जो भी सोल्यूशन 0 इंक्लूडेड है, हाँ 0 हो सकता है, अगर 0 है तो माना जाएगा, लेकिन 2 पाई नहीं माना जाएगा। 2 पाई के पहले वाले जो सोल्यूशन है उन सभी सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन। और अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको मात्र प्रिंसिपल सोल्यूशन 2 ही नजर आएंगे। देयर आर ओनली 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन। यानी कह रहा भाई कि एक चक्कर लगाने से पहले जितने सोल्यूशन आ रहे हैं वही सोल्यूशन आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन माना जा रहा है, उसी सोल्यूशन को। ये कह रहा 10,000 बार चक्कर लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितने सोल्यूशन है सब निकालो। ओके, तो सभी सोल्यूशन जनरल है। अब प्रिंसिपल मतलब केवल 2 ही मेन है। सच्चाई भी है कि केवल 2 ही मेन है। जैसे अभी जस्ट हमने देखा है कि sin x इज इक्वल टू मैंने कितना लिया था? √3/2 लिया था। और इस √3/2 में जब मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया था तो बताया था कि यहाँ पे π/3 रखोगे तब ये आएगा, यहाँ पे π/3 रखोगे तब आएगा, और एक ठो आएगा जब यहाँ पे π/3 रखोगे तब आएगा। आएगा समझ में? तो एक तो ये रेफरेंस पॉइंट था मेरा, इस रेफरेंस पॉइंट से π/3 बनाऊं तब आएगा, यानी एक सोल्यूशन तो मेरा π/3 हो गया। और एक दूसरा सोल्यूशन जो होगा वो कहाँ से? मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पे आया 180, लेकिन 180 से थोड़ा सा कम कर दूं, दैट मीन्स 2π/3 है ना। तो 2π/3 अगर मैंने कर दिया तो 2 ही सोल्यूशन है ना। अब इसके बाद जब भी मैं करूंगा तो रिपीटेड आएंगे, यानी एक चक्कर पूरा करने के बाद ही मैं आऊंगा वहां पे। एक चक्कर के बीच में जितने हैं
एक चक्कर के बीच में जितने हैं उन सबको ही हम प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो ये दोनों के दोनों सोल्यूशन मेरे क्या करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। और बाकी सभी सोल्यूशन सब इसके अलावा चक्कर लगा लगा के मैं सोल्यूशन निकालूं तो सब जनरल सोल्यूशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए कोई फार्मूले की जरूरत है? देयर आर नो रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मूला, है समझ में? यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है फार्मूले की। लेकिन जनरल सोल्यूशन में देख रहे हैं कि बहुत सारे मल्टीपल फार्मूले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करके उनको फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है समझ में? और वो जो फार्मूला होगा वो कुछ फार्मूला नहीं होगा, वो एक जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या है। ओके, चलिए उसको देखते हैं हम लोग कि जनरल सोल्यूशन कैसे हम किसी का भी निकालेंगे। चलिए देखिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, cos x बराबर 0। तो वन ले लेते हैं इजी करने के लिए। cos x इज इक्वल टू 1, 0 भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। cos x इज इक्वल टू 1। cos x 1 कब होता है सर? जब भी हम क्या करते हैं, जब हम कितने का एंगल लेते हैं, 0 डिग्री का, है ना, 0 का लेंगे तब क्या होगा, मेरा 1 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू यानी x रेफरेंस पॉइंट के साथ जब ये कोई एंगल क्रिएट नहीं करेगा तो cos में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0, है समझ में? रेफरेंस पॉइंट के साथ एक लाइन कोई एंगल क्रिएट नहीं कर रही है तब उस कंडीशन में cos में 0 होगा, है समझ में? सॉरी 1 वैल्यू आएगी, तब उसका वैल्यू क्या होगा, 1। मैं इसको क्वाड्रेंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो यार, एक तो यहाँ पे जब भी ये x के साथ, ऑलवेज आपको क्या दिमाग में रखना है, x के साथ होना चाहिए, x के साथ। ये रहा मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट पे अगर मान लेता हूँ ये एक लाइन है, ये एक लाइन कोई भी एंगल क्रिएट नहीं कर रही है, कोई भी एंगल नहीं, यानी 0 एंगल क्रिएट कर रही है, तब उस कंडीशन में cos में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। खत्म, ठीक है। अच्छा, अब कब करेगी, तो सर एक बार फिर ये जब यहाँ से यहाँ पे आएगी तो फिर से ये क्या करेगी, देखिए ध्यान से, फिर से ये रेफरेंस पॉइंट के साथ कोई एंगल नहीं क्रिएट करेगी। इसका मतलब एक तो 0 डिग्री हो गया मेरा सोल्यूशन, दूसरा पाई, सर पाई पे आएगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, पाई, अगर यहाँ रेफरेंस पॉइंट से पाई एंगल क्रिएट कर ले तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से रेफरेंस पॉइंट के साथ 0 एंगल बनाने लगेगा और फिर से क्या हो जाएगा, वो 1 देने लगेगा। फिर कब देगा सर, फिर यहाँ से फिर ये जब पाई एंगल फिर क्रिएट करेगा, है ना? इसका मतलब यहाँ से ये 2 पाई घूम जाए, है ना, 2 पाई घूमेगा तो भी होगा, तो 2 पाई घूम गया तो भी मेरा क्या होगा, फिर से एक्सिस के साथ क्या बनाने लगेगा, 0, और 0 एंगल बनाने लगा तो इसका मतलब वैल्यू 1। समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ से जब उठ के गया पाई और घूम गया, इसका मतलब 3 पाई हो गया, 3 पाई हो गया। फिर यहाँ से फिर 4 पाई हो जाएगा, फिर देखोगे तो 4 पाई हो जाएगा, है ना? ऐसे बढ़ते जाएगा, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे ही तो चल रहा है। देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई हो रहा है। अच्छा, ये तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाया मैंने तो पॉजिटिव आया, क्योंकि एंगल क्या होता है, एंगल की एक प्रॉपर्टी है कि एंगल जो होता है अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया, क्लॉकवाइज ले रहा हूं मैं, तो कैसा होगा, निगेटिव। अभी सेम सिचुएशन में मैं उल्टा घुमाता हूँ, उल्टा मतलब यहाँ पे पहले तो 0 के साथ था, लेकिन मैं उल्टा यहाँ से यहाँ पे गया तो ऐसे चल रहा हूँ ना, अभी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब माइनस पाई क्रिएट हुआ, माइनस में जाएगा एंगल। फिर यहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आ गया, इन माइनस 2 पाई, वैसे ही माइनस 3 पाई, ऐसे ही तो चलेगा। तो वही वैल्यूज जो कहाँ पे आ रही हैं, ध्यान से समझोगे। पहले प्रिंसिपल अगर सोल्यूशन निकालूँ तो कितना आसान है, बहुत आसान है सर। प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालिए, प्रिंसिपल सोल्यूशन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है सर 0, देखिए 0 आया है, और उसके बाद 2 पाई नहीं लेना है, 2 पाई के बीच में, तो 2 पाई के बीच में पाई तक ही जा रहा है ना, यही मेरे क्या हो गए, दोनों प्रिंसिपल सोल्यूशन। दैट मीन्स ये दोनों मेरे प्रिंसिपल सोल्यूशन है, 0 एंड पाई इज द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, इन जनरल सोल्यूशन these are all the general solution of trigonometric equation, given trigonometric equation। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, मेरे जनरल सोल्यूशन में आ गए। अब इन जनरल सोल्यूशन को हम जनरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक फार्मूले के अंदर, एक जनरल टर्म के अंदर डिनोट करना चाहेंगे, जैसे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे सब हो रहा है। तो अगर मैं इसको करूं तो देखूं क्या नजर आ रहा है, सर यहाँ पे बार बार पाई से मल्टीप्लिकेशन किया गया है, यानी बार बार पाई आ रहा है, पहली बात, ठीक है। और पाई के बगल में सर ध्यान से देखिए तो पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे आ रहा है।
इसका मतलब ये तो किस में चला गया, 0 से स्टार्ट हुआ यानी होल नंबर, लेकिन उसके साथ साथ माइनस भी आ रहा है सर, इसका मतलब इंटीजर्स, यानी यहाँ पे कोई संख्या है n, बगल में बार बार n से मल्टीप्लाई किया गया है। n कैसा है मेरा, यहाँ पे सर क्या रेशनल नंबर है कोई नहीं, अपॉन अपॉन में नहीं किया गया है, कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है बार बार, और ये जो n है वो बिलोंग्स टू z, हाँ या ना। तो ये क्या बन गया मेरा, इस cos x का जनरल सोल्यूशन, आएगा समझ में, जनरल सोल्यूशन। आई थिंक यू ऑल हैव डन इट, है समझ में कि जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बन गया ये, ओके हाँ या ना, ओके। और अगर हम देखें जैसे कि मान लीजिए साइन का ऐसे ही हम देख लें, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का मान लीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू, मैंने मान लीजिए यहाँ पे रख दिया कोई वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 1/2 रख दिया, तो 1/2 क्या है सर, 1/2 क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू, ये कब आएगा जब सर साइन की वैल्यू क्या होगी π/6, साइन π/6 रहेगा, तभी क्या आएगा मेरे पास 1/2, यानी एक्स की जगह हमको क्या डालना पड़ेगा π/6। सीधा मतलब है कि ये रेफरेंस पॉइंट से कितने का एंगल क्रिएट करेगा, जब रेफरेंस पॉइंट से π/6 का रिलेशन क्रिएट करेगा तभी क्या आएगा मेरा, तभी क्या होगा 1/2 मिलने वाला है मुझे। रेफरेंस पॉइंट ये है, π/6 इसने हैंडल कर लिया, ओके एंगल क्रिएट किया है, तो अभी होगा क्या, ध्यान से समझेंगे। कहानी ये बनेगी कि ये π/6 यहाँ भी, और साइन कब पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में, तो सेकंड में भी अगर इसने π/6 बना लिया तो भी क्या होगा मेरा 1/2 ही मिलने वाला है। तो एक बार तो पहला, अगर मैं इसका तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना इस वाले का, तो इसका मैं पहला तो π/6 मिल गया मुझे, दूसरा वाला क्या मिला, तो दूसरा वाला 180 में से π/6 कम किया गया, यानी पाई में से मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक पाई होगा, अब पाई में से π/6 घटाऊंगा तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, तो पाई में से π/6 का मतलब क्या आ गया 5π/6, बढ़ा लो, अब क्या दिक्कत है। एक तो रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से एक बार 2π करके फिर π/6 कर लो, होगा कि नहीं होगा, यानी 2π, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से एक चक्कर मारो और फिर आओ π/6 ऐड कर लो, यानी दूसरा वाला क्या मिल गया 2π + π/6, और क्या होगा इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा सर 4π + π/6 होगा, फिर क्या होगा, फिर सर हो जाएगा मेरे पास 6π + π/6 होगा कि नहीं होगा। सेम सिचुएशन में अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों को एंटी क्लॉकवाइज लेके चले तो भी मेरा आ जाएगा, हाँ या ना, तो भी मेरे पास नज़र आने लगेंगी चीज़ें एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या हो रहा है, प्लस माइनस दोनों में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ये कहानी बन रही है। तो इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हैं यहाँ पे, ओके निकाल सकते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि किसी का भी टर्म में दिया गया, किसी का भी दिया गया, तो कैसे हम एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं सबके लिए, ताकि जनरल सोल्यूशन निकाल पाए इजीली, ओके। तो सबसे पहले हम किसका बनाने जा रहे हैं, मतलब ये मैं बताया हूँ कि इसी तरीके से इसको भी ऑब्जर्व करके आप चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना, अगर आप चाहोगे तो, ओके। इसका भी अगर आप बनाना चाहोगे ना, तो इसका जनरल टर्म निकल के जानते हैं क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n, और यहाँ पे आ जाएगा y, ठीक है ना, y इज द एंगल। अब ये समझ में आ जा रहा है, घबराइए मत। और n क्या होगा, n बिलोंग्स टू z, n क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, साइन के लिए बनाते हैं, कॉस के लिए, और फिर इसी तरीके से tan के लिए हम बारी बारी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए हम साइन को देख रहे हैं, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे सामने दिया गया साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे सामने क्या दिया गया, साइन वाई। आप अभी समझिए ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। अभी जब आप देख रहे थे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 दिया रहता था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दे रहा था साइन π/6 लिख दिया था ना, तो ये क्या x, और ये क्या मेरा नजर आ रहा है, ये y के जगह पे, तो y इज द एंगल आर वैल्यू ऑफ अननोन कैरेक्टर या अननोन एंगल। तो y मेरा वो होगा, y क्या होगा मेरा, y यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा होगा, उस अननोन एंगल को, जिसके आने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। आई बात समझ में, या इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई। मैं अपने एज्यूम्शन के थ्रू कर रहा हूँ ताकि आपको
मतलब समझ में आए। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, मैं साइन वाई को इधर कर लूँ तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मैं यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। होता है? बिल्कुल होता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस 2 को उधर भेज दूँ तो क्या हो गया, cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि अगर a प्लस बी, मतलब ऐसे आप पढ़े हैं कभी कभी, ध्यान से देखिएगा, 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो ये 0 रहा होगा या तो ये। अरे भाई क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि मैंने इन दोनों लोगों का गुणा कर दिया तो आंसर क्या आ गया 0। और आंसर तभी 0 आ सकता है जब इसमें से कोई एक 0 होगा, है कि नहीं है? इनमें से कोई एक 0 रहा होगा तभी तो 0 आया होगा। भाई 0 का ये तो प्रॉपर्टी है ना, 0 जब भी हम किसी एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी दूसरे नंबर में तो अगला वाला क्या हो जाएगा 0। तो आइदर मतलब या तो cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और सेम टू सेम यहाँ पे साइन x माइनस आर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना? तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, कोई एक तो 0 है। अब इसी परसेप्शन पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ से cos x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाई 2 है। cos में 0 कब आता है सर? cos में 0 कब आता है बताइए? cos पाई बाई 2 पे, हाँ या ना? तो cos पाई बाई 2 पे आता है, ठीक है। cos से cos मैंने हटा लिया तो क्या मिल गया मुझे, x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 होगा, हाँ या ना? बिल्कुल होगा सर। अब एक बात बताओ, क्या ये जो वैल्यू है, अभी तक तुमने अगर समझा होगा तो क्या ये जो वैल्यू दी गई है पाई बाई 2 केवल सिंगल एक वैल्यू पे 0 आ जाएगा? अभी जस्ट वहां पे हम समझे तो क्या केवल एक ही वैल्यू होगी? सर ऐसे मल्टीपल वैल्यूज होंगे। मल्टीपल का मतलब n वैल्यूज होंगे, n नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, हाँ या ना? यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? भाई n नंबर ऑफ वैल्यूज ऐसी होंगी। पाई बाई 2 जैसा है वैसा मैं फिर से यहाँ से कन्वर्ट करते जाऊँ तो बहुत सारे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये मैं कह रहा हूँ। एक सोल्यूशन सिंगल थोड़ी ना पाई बाई 2 देके जाएगा, ऐसे तो n नंबर्स वाले होंगे, है कि नहीं है? या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। पहले इतना आप क्या कर लो, नोट कर लो, क्योंकि मिटाऊँ मैं फिर मिटा के करूँ। एक बेसिक ऑब्जर्वेशन आप देखिएगा कि अगर cos x इज इक्वल टू 1 दिया गया, अभी जस्ट जो मैंने समझाया इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझिएगा। cos x इज इक्वल टू 1 लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, लिखा गया है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 है। हमें पता है कि cos x की वैल्यू किस में पॉजिटिव होती है सर? फर्स्ट में होती है और फोर्थ में होती है, ठीक है? चलो देखो, cos x 1 कब बनाएगा? जब भी ये रेफरेंस पॉइंट से 0 एंगल पे आ रहा है। अरे समझिए, हम लोग मिस्टेक कहाँ किए हैं? मिस्टेक को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये बेसिक कंडीशन है। जब आपने रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो आपने जब एज्यूम कर लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इससे एंगल क्रिएट होना चाहिए ना। एक तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट से 0 एंगल क्रिएट किया हुआ है तब जाके क्या होगा, मतलब ये रेफरेंस पॉइंट से एक दूसरी वाली लाइन रेफरेंस पॉइंट से 0 एंगल क्रिएट की है तब 1 आएगा। और मैंने अभी जस्ट बोला कि जब ये यहाँ पे चला, यानी यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट माना और इसको इसके साथ फिर 0 एंगल क्रिएट कर रहा है। सर यहाँ पे 0 पॉइंट कहाँ से एंगल क्रिएट कर रहा है? ये तो 180 क्रिएट कर रहा है ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इससे इसने कितना घूम लिया 180, 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री मेरे रेफरेंस पॉइंट से हो गया, तो क्या 180 डिग्री पे मेरा 1 मिलने वाला है? चेक कर लो, नहीं मिलेगा। cos 180 मतलब cos 90 प्लस 90 किस में चला गया? सेकेंड में गया। cos किस में जाएगा? साइन में, साइन 90। और ये ध्यान देना, सेकेंड में गया तो किस में जाएगा? माइनस में।
आएगा समझ में, क्योंकि सेकंड में पॉजिटिव साइन होता है। और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, लेकिन किस में आया माइनस में, क्या वही वैल्यू आया है? तो सर पाई पे नहीं वो वैल्यू आएगी, आएगा समझ में, दैट इज अ रॉन्ग। मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट से मैंने इतना एंगल क्रिएट किया, दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे 180 पे नहीं मिलने वाला है मेरा, या तो पहले में होगा या तो चौथे में होगा, आएगा समझ में। उसका मतलब मैं दूसरे में सक्सेसफुल नहीं हूँ, मुझे फिर से कहाँ घूम के आना पड़ेगा, यहीं पे, आएगा समझ में। फिर 2 पाई हो गया, फिर कहाँ से, फिर यहाँ से घूमने के बाद फिर यहीं पे जाऊँगा, इसका मतलब 4 पाई है ना, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। ऑलवेज सर एक एक चक्कर के बाद ही मुझे एक वैल्यू मिलने वाली है ना। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और देखो, इसके साथ साथ एक चीज और देखना, क्या कि 0 2 पाई 4 पाई, ऐसे ही मैं चाहूँ तो माइनस में भी बना सकता हूँ, बिल्कुल बन सकता है कि यहाँ से मैं फिर माइनस में कर लूँ तो 0 में माइनस वाला मतलब ये सब कर सकता हूँ मैं, ओके। तो इसका मतलब एक चीज तो पहली चीज कंफर्म कर लो कि सर पाई है, पाई है, बिल्कुल है, पाई है। इस पाई के साथ क्या हो रहा है, n का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों आ रहा है तो इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स है, यानी यहाँ पे जो n है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लेकिन जो इंटीजर्स है सर उसमें बार बार किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, 2 से, क्योंकि ऑलवेज इवन नंबर आ रहा है। इवन नंबर का मतलब 2 से उसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। भाई हम 6 लिख रहे हैं तो 6 का मतलब इसमें क्या होगा, 2 × 3 तो होगा, 2 है कि नहीं इसमें। तो हर जगह जहां भी इवन नंबर उसमें 2 से मल्टीप्लाई है, 2n पाई आएगा कि नहीं आएगा, 2n पाई, और n क्या होगा मेरा, इंटीजर्स। यस और नो, बिल्कुल होगा सर, क्लियर है ये बात, हाँ या ना, ठीक सर। अच्छा, इसके बाद ध्यान से समझना, ये तो cos x का हो गया एक जनरल ऑब्जर्वेशन, पहले मैं सबका करा दूं फिर उसके बाद में बात करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और फिर मैं दूसरे नंबर पे जा रहा हूँ। दूसरे नंबर में मैं दूसरा कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास tan, तो tan x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। tan x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। चलो 0 तो बहुत कहानी लंबी हो जाएगी। tan x इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, 1। tan x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होगा, tan 44 की वैल्यू है, एंड tan x इज इक्वल टू tan π/4 है ना। तो ये बस मुझे एक सिंगल वैल्यू देता है जिससे मैं एज्यूम कर पाऊँ कि कहाँ पे लाई करने वाला है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, π/4। चलो क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट में देखो तो अगर ये x के साथ क्या बना रहा होगा, π/4 तो आएगा समझ में, π/4 बनाएगा तो आएगा। tan 45 की वैल्यू होती है, x के साथ ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट के साथ π/4 वैल्यू बन रही है, तो मेरा क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, क्लियर है। अब कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे, तो क्या यहाँ भी अगर 10 π/4 बना दे, यानी यहाँ भी x एक्सिस के साथ क्या बना दे, π/4 तो भी मिलने वाला है। चेक कर लेते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से पाई घूमे और पाई प्लस π/4, यानी पाई प्लस π/4। ध्यान से सुनना है मेरी बात को, पाई प्लस π/4 तो कितना हो जाएगा, 4। मतलब अगर देखा जाए मैं ऐसे लगा लेता हूँ, tan पाई प्लस π/4 कर लिया, तो क्या होगा, पाई प्लस π/4, इसका मतलब क्या है, थर्ड में है, थर्ड में tan ही तो पॉजिटिव होता है, और पाई होने के कारण ये चेंज नहीं होगा, यानी क्या आएगा, tan ही आएगा और π/4। tan π/4 की वैल्यू फिर क्या आ गई, 1। हाँ सर, एक तो वैल्यू π/4 और दूसरा पाई प्लस π/4 ये आ रहा है। तो ये जो दोनों वैल्यूज मिली हैं, दीज आर प्रिंसिपल वैल्यूज, पाई प्लस π/4, हाँ या ना। ये दोनों वैल्यूज क्या हो गई मेरी, प्रिंसिपल वैल्यूज। इसको सही कर लूँ मैं तो पाई प्लस 4 पाई यानी 5 पाई, यानी 5 पाई मतलब हाँ 5 π/4, तो एक तो π/4 और दूसरा 5 π/4 मिल गई। वैसे ही और मैं निकालना चाहूँ तो निकल सकती हैं, बहुत सारे निकलेंगे सर। π/4 है, मैं फिर से रेफरेंस पॉइंट से एक चक्कर लगा के फिर घूमना चाहूँ तो घुमा दूँ, फिर 6 पाई मतलब फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर ऐसे बार बार घुमा घुमा के मैं लेते आऊँ। ऐसे ही 5 π/4 के साथ मैं कर सकता हूँ सर, है ना। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इससे मैं कितना घूम रहा हूँ, π/4, तो रेफरेंस पॉइंट से मैं 2 पाई घूम लूँ और घूम के फिर 5 π/4 कर सकता हूँ। ये यार मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, अच्छे से समझो, एज्यूम करना बहुत जरूरी है। π/4 है तो मैं फिर लिख सकता हूँ 2 पाई प्लस π/4, तो वैसे यहाँ भी तो लिख सकता हूँ 2 पाई, मतलब ये देखना यहाँ पे पूरा का पूरा घुमाओ तो 2 पाई प्लस 5 π/4 है ना। ऐसे ही यहाँ पे 4 पाई प्लस π/4 कॉमा 2 पाई प्लस 5 π/4, 4 पाई प्लस π/4, ऐसे ही चलते जाएंगे। वैसे में इधर भी दो प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगी, उन्हीं से क्या निकल रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज। ये कहने का अर्थ है अभी,
दो प्रिंसिपल वैल्यूज, उन दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज से कई सारी वैल्यूज निकल रही होंगी और वो सभी की सभी वैल्यूज या सभी के सभी सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन के अंदर आएंगे। क्लियर है? जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ cos x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 0, हमें पता है कि ये जो वैल्यूज आएगी, अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं पाई बाई 2 नहीं रखूंगा, अभी समझना मेरी बात को। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आने वाली हैं? 2 वैल्यूज आने वाली हैं। आई बात समझ में? एक वैल्यूज कौन होगी सर? अभी यहीं पे समझ गए आप। एक वैल्यू हो गई सर, एक वैल्यू हो गई सर 2n पाई। अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos 2n पाई पहला, और दूसरा सर तो मैं लिख सकता हूँ सॉरी 2n पाई बाई 2 और दूसरा मैं लिखूंगा पाई बाई 2। ठीक है? अभी कहाँ से आ रहा है बैठ के सोचो एक बार। ठीक है? x प्लस वाई, यहाँ पे फिर वही चीज़ cos से cos हटा लो, cos से cos हटा लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू मिल गया मुझे 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 हो गया। पाई बाई 2 क्या कर लिया कॉमन, तो x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2 कॉमन हो गया तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? पाई बाई 2 कॉमन हो गया, अभी 2 से 2 क्या हो गया खत्म, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 2n प्लस 1 हो गया इंटू पाई है। अब मैं y को उधर भेज दूँ, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा? माइनस वाई, तो x की यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ गई ये वाली। सेम टू सेम अब यहाँ से इवोल्यूट करते हैं, ठीक है ना? यहाँ से इवोल्यूट करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। और पहले साइन का, ये तो कॉस वाला समझा दिया था, साइन वाला भी समझ लो अभी यहीं पे। साइन की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, साइन x इज इक्वल टू कितना होता है? साइन x इज इक्वल टू कितना होता है? मतलब मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 0 डिग्री, सॉरी 0। साइन x इज इक्वल टू क्या लिखा है 0। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कितना कितना आता है, कब आता है। तो साइन x इज इक्वल टू 0 है, तो बनाओ। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, तो 0 कब आता है? तो जब 0 डिग्री होता है, यानी ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट के साथ जब पहला एंगल कब मिलेगा 0, जब 0 एंगल क्रिएट होगा, ठीक है। और कब मिलेगा? जब मैं यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाऊँगा पाई पे, तो यानी 0 पे भी मिल जाएगा, पाई पे मिल जाएगा, है ना। फिर कब मिलेगा सर? फिर रेफरेंस पॉइंट के साथ 2 पाई बना दूँ मैं, 2 पाई, फिर एक पाई और घूम जाओ 3 पाई, है ना। फिर 4 पाई। तो क्या चल रहा है इस वाले कंडीशन में? क्या चल रहा है सर? यहाँ पे चल रहा है n पाई की कहानी, है ना। यहाँ पे चल रहा है कि नहीं n पाई? बार बार पाई में मल्टीप्लाई होते जा रहा है। उसके साथ n यहाँ पे कैसा है? अगर एंटी क्लॉकवाइज चल जाऊंगा तो माइनस में भी आ जाएगा, तो n मेरा क्या होगा इंटीजर्स। तो साइन x में क्या वैल्यू निकल के आ गई? n पाई। मिल के आ गई कि नहीं मिल गया? मिल गया। चलो अब इसी को देख लो, कहानी खत्म। यानी यहाँ पे मैं ऑलवेज क्या रखूंगा? n पाई रखूंगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? n पाई। तो इसका मतलब साइन x में यहाँ पे अभी मैं मिटा रहा हूँ ऊपर वाला पोर्शन, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूंगा तो साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन n पाई, ठीक है, n पाई। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? साइन से साइन खत्म, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई हो गया। अब बाई 2 था, 2 को उधर भेज दो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? x माइनस वाई को उधर कर दो, तो 2n पाई प्लस y हो गया कि नहीं हो गया? तो x की दूसरी वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है। अगर मैं दोनों वैल्यूज को कंपैरिजन करूं, मतलब एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू मेरी ये हो गई, यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे और लिख के डाल दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई होगा ना माइनस y, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर दोनों को मैं सबमर्ज करके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2n पाई आ रहा है, यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई आ रहा है। मतलब क्या है? मतलब ये है, ध्यान देना, एक 2 इंटू 1 है, 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 4 है, ये वाला ऐसे चल रहा है। यानी यहाँ पे पाई ऑलवेज 2 के मल्टीपल में आ रहा है। यहाँ पे देखना, अगर ऐसे ही करके 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 4 प्लस 1, थोड़ा सा देखें तो कितना हो गया? ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? 6 हो गया, ये क्या हो गया? 8, और ये क्या हो गया? ये आपका 3 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9।
तो ये क्या दे रहा है सर, ये दे रहा है ऑड नंबर, ये क्या दे रहा है इवन नंबर, दे रहा है नहीं दे रहा। इसका मतलब इवन नंबर, यहाँ हमको इवन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा ऑड मिलेगा, मिलेगा। अच्छा एक नेचुरल नंबर अगर हम पकड़ते हैं तो नेचुरल नंबर के अंदर दोनों ही तो होते हैं, इवन और ऑड। अगर मैं इसको सबमर्ज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, पूरा नेचुरल में नंबर नहीं आ जाएगा, पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट n पाई लिख सकता हूँ। सर n क्या होगा नेचुरल नंबर, तब मैं रखते जाऊँ। अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो ये वाला मिलेगा, 2 रख रहा हूँ तो ये मिल जाएगा, 3 रख रहा हूँ तो फिर ये, ऑड रखूंगा तो ये वाली वैल्यू, इवन रखूंगा तो ये वाली वैल्यू। दो वैल्यूज नजर आ रही नहीं आ रही है, कहाँ से ये दो वैल्यूज हैं, यही प्रिंसिपल वैल्यूज हैं, दीज आर प्रिंसिपल वैल्यूज। समझ पा रहे हो ना? ये रखा इवन रखा तो ये वाली, ऑड रखा तो ये वाली, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? n पाई। अच्छा फिर यहाँ पे लगाऊंगा प्लस। अब एक चीज समझो, यहाँ पे y एक बार प्लस में भी है और एक बार माइनस में भी है। अब समझना माइनस में कब आ रहा है, जब ऑड रखोगे तो माइनस है, इवन रखोगे तो प्लस है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -1 पे पावर n और इंटू वाई। अगर n मैंने इवन डाला तो प्लस में आएगा और n ऑड डाल दिया तो माइनस में। अब y क्या है सर, वो एंगल है, समझ पा रहे हो? तो x की ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, आई समझ में? -1 पे पावर n इंटू वाई। क्लियर है? नंबर डालो, n का मान मैंने 3 डाल दिया तो 3 डालूंगा तो क्या आएगा, माइनस वाला आएगा, क्योंकि 3 तुमने क्या डाला, नेचुरल नंबर में ऑड डाला है, ऑड बोला तो क्या है। और हमें पता है कि इवन और इवन नंबर ऑड नंबर मिला दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, नेचुरल नंबर। तो अब क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है सर n क्या है, क्या n इंटीजर्स है? n इंटीजर्स हो सकता है, जरूरत ही नहीं है n इंटीजर्स करने की। यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, 0 ऑलवेज वो करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, होल नंबर डालूंगा। 0 भी तो मैं डाल सकता हूँ, तो ऑलवेज 0 भी पूरा का पूरा मिल जाएगा मुझे। 0 लाना है मुझे तो क्या डालना पड़ेगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 जोड़ देते हैं तो वही तो क्या बन जाता है मेरा, होल नंबर, हाँ या ना? इज दैट क्लियर, हाँ या ना? लेकिन सर अगर -1 पे पावर 0 डाल दिया तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका टेंशन मत लीजिएगा। n 0 हो गया तो पावर 0 होने से क्या होगा, 1 होता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि इसकी कैसे हम जनरल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जनरल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस पर मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैसे हुआ है समझ में आया है ना? एक बार सिस्टमैटिक कर लीजिएगा, यहाँ से सॉल्व इसको करिएगा, इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने कुछ ज़्यादा इसमें जादुई काम नहीं किया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसी पे मान लीजिए बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो हम कैसे करेंगे। इससे हमारे पास आ गया sin x इज इक्वल टू π/6 दे दिया, अरे π/6 कैसे दे देगा, 1/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू sin π/6 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या गई, π/6, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू कैसे निकालोगे, π/6 लिखा गया ना, हमसे बोला गया जनरल सोल्यूशन बताओ, तो जनरल सोल्यूशन कैसे निकालूंगा, ये है ना x का केवल π/6 नहीं आने वाला है, मल्टीपल सोल्यूशन आने वाले हैं। इन सभी सोल्यूशंस को कैसे मैं निकालूंगा, ये जो मेरा वैल्यू दिया गया है वो किसका मान है, y का। अभी जस्ट मैंने समझाया था, क्या किसका मान है, ये y का। मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू n पाई रखूंगा प्लस -1 पे पावर n, y की जगह पे क्या डाल दिया, π/6 हो गया। अब तुम्हें जितनी वैल्यू चाहिए उतने नंबर डाल दो, ऐसे में तुम 1 डालो तो पहली वैल्यू, दूसरी 2 डालोगे तो दूसरी वैल्यू, 3 डालोगे तीसरी वैल्यू, 4 डालोगे चौथी वैल्यू। अब तुम यहाँ पे बस n का मान क्या करते जाओ, डालते जाओ, वैल्यूज मिलती जाएंगी। ओके, लेकिन हम जनरली इसको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देंगे। आए बस समझ में, क्लियर? तो यहाँ से आसानी से हो सकता है। ओके, ठीक है, तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब हमारे पास कॉस की वैल्यू आएगी। ठीक है, कॉस को देखते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए।